एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हमारा लॉन्ग टर्म का विजन होता है तो हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स शामिल करने पर हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने में मदद मिलती है। अब अगर एक एग्रेसिव रिटेल इन्वेस्टर है तो वो अपने लिए एग्रेसिव म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है लॉन्ग टर्म विजन के साथ। दो तरीके के फंड हो सकते हैं एक ही कैटेगरी में, जैसे कि अगर आप स्मॉल कैप की ही बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप की तुलना में कम वोलेटाइल है, यानी जब भी मार्केट उठेगा तो क्वांट तेजी से ऊपर उठेगा और जब भी मार्केट गिरेगा तो क्वांट तेजी से नीचे गिरेगा एसबीआई की तुलना में। वहीं पर एसबीआई जो है वो मार्केट उठने पर बहुत ज़्यादा तो नहीं उठेगा लेकिन मार्केट गिरने पर बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरेगा। तो दो तरीके से अलग अलग कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के फंड होते हैं। पहला एक स्टेबल फंड जो कि मार्केट ऊपर उठने और नीचे गिरने पर बहुत तेजी से रिएक्ट नहीं करता है बल्कि इस तरीके से ऊपर चढ़ता है। वहीं पर दूसरा फंड जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, यानी मार्केट ऊपर उठा तो बहुत तेजी से ऊपर उठेगा और मार्केट गिरा तो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। अब अगर दोनों का एवरेज आप अगर देखेंगे तो दोनों ऊपर ही जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव में ही रिटर्न दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में। ये एक स्टेबल फंड का ग्राफ है और ये एक वोलेटाइल फंड का ग्राफ है। वोलेटाइल फंड भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एग्रेसिव इन्वेस्टर इससे ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट करेक्ट होगी, देखिए अगर आपका 10 साल 15 साल का विजन है तो नो डाउट आपने यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो आपको यहाँ पर ही जाकर के पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको बीच बीच में लमसम करना है तो यहाँ पर आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, जबकि इस वाले स्टेबल फंड में आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलती है। इसी वजह से जितना ज़्यादा स्टेबल फंड होगा किसी भी कैटेगरी में उसका रिटर्न देखिएगा वो कम हो जाता है। अगर आप नॉर्मल एसआईपी भी करेंगे तो ये जो ज़्यादा वोलेटाइल है वो आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एसआईपी कटी, यहाँ पर एसआईपी कटी, यहाँ पर जो यहाँ पर कटेगी वो ओवरऑल को एवरेज करके और नीचे लाने में आपके एनएवी को मदद करता है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा वोलेटाइल फंड होता है, नो डाउट वो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, आपके पैसे को निगेटिव में ले जा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही वेल्थ क्रिएट करता है और एग्रेसिव इन्वेस्टर ऐसे ही म्यूचुअल फंड की तलाश में रहते हैं। अब जब ये बातें क्लियर हो गई कि ज़्यादा वोलेटाइल फंड में ज़्यादा कैपेबिलिटी है रिटर्न बनाने के लिए लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा डिबेट यहाँ पर निकल करके आता है कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक्टिव स्मॉल कैप बेहतर है या फिर माइक्रो कैप इंडेक्स बेहतर है। एक्टिव स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक फंड मैनेजर है जो कि एक्टिवली आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कितना वेटेज रखेगा, कितना प्रपोर्शन रखेगा, वो सब कुछ वो फंड मैनेजर तय करता है, इसीलिए इसे एक्टिव स्मॉल कैप कहते हैं। अब स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की परिभाषा ये है सेबी के गाइडलाइन के अनुसार कि मिनिमम आपको 65% स्मॉल कैप में पैसा डालना ही डालना होगा स्मॉल कैप के स्टॉक्स में। बाकी का जो 35% बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर है, वो चाहे तो लार्ज कैप में, वो चाहे तो मिड कैप में, वो चाहे तो स्मॉल कैप में डाल सकती है, या फिर चाहे तो डेट में भी आपके पैसे को कुछ इन्वेस्ट कर सकती है थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन ये शर्त है कि मिनिमम 65% आपका स्मॉल कैप में जाना चाहिए। ये एक्टिव स्मॉल कैप की क्राइटेरिया है। वहीं पर माइक्रो कैप की अगर हम लोग बात करें, अब स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं बीएसई और एनएसई में, वो लार्ज कैप की कंपनी बोली जाती है। उसके बाद से 150 जो कंपनी है वो मिड कैप की, और बाकी का जो बचा 250 वो आपके स्मॉल कैप की कंपनी बोली जाती है। इन तीनों को मिलाकर के इसे हम लोग बोलते हैं निफ्टी 500। देखिए 100, 150, 250 और 250 मिलाकर के 500। तो ये वाली जो कंपनी है 250 जो स्मॉल कैप की है, इसी में से स्टॉक्स को पिक किया जाएगा एक्टिव फंड मैनेजर के द्वारा स्मॉल कैप में आपके पैसे को डालने के लिए। अब वो अपना पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिनिमम 65% इन्हीं 250 स्टॉक्स में से स्टॉक को पिक करके वो आपके पैसे को डालते हैं। अब अगर हम लोग माइक्रो कैप इंडेक्स की बात करें तो माइक्रो कैप जो होता है वो बियॉन्ड निफ्टी 500 के बाद, मतलब कि निफ्टी 500 यानी इतनी 500 कंपनी को आप हटा दीजिए, इसके बाद यानी कि 501 सीरियल नंबर से लेकर के 750 सीरियल नंबर तक जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 250 स्टॉक्स आते हैं। ये कंपनियां जो होती हैं ये माइक्रो कैप कंपनी बोली जाती है, माइक्रो कैप कंपनी। और इन 250 स्टॉक्स में ये जो सीरियल नंबर 501 से 750 तक लिस्टेड हैं, इन 250 स्टॉक्स में आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो नो डाउट ये वाला जो स्टॉक है वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा इस वाले स्टॉक से। तो क्या यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा?
बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नवंबर 2024 में एनएससी के द्वारा जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का फैक्ट शीट जारी किया गया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो डेटा मैंने आपको बताया, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, वही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। निफ्टी 500 के बियॉन्ड जो 250 स्टॉक्स हैं उसमें आपके पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और जो वेटेज होगा वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से तय होता है, यानी कि जो 501 सीरियल नंबर से लेकर के 750 तक सीरियल नंबर तक जो कंपनी होंगी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा, यानी जो कंपनी बड़ी, उसमें उतना ही वेटेज से आपका पैसा डाला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तय है कि 250 के 250 स्टॉक्स में आपका पैसा जाएगा, लेकिन वेटेज जो तय होगा वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तय होता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको इनका रिटर्न दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, इनका जो बेस डेट है वो 2005 से है। इनका जो बेस डेट है वो 2005 से है, और 2005 से अब तक, यानी कि मोस्टली हम लोग 19-20 साल की बात कर लें तो इन्होंने सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न बना करके दिया है वो 19% के आसपास का बना करके दिया हुआ है। पिछले 5 साल में इनका रिटर्न लगभग 43.25%, एक साल में रिटर्न लगभग 41%, अभी तक इस 2024 में इन्होंने जो रिटर्न बना करके दिया 35%, और इस वाले क्वार्टर में सितंबर के बाद जो शुरू हुआ है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, अभी वाला जो क्वार्टर चल रहा है, यहाँ तक इन्होंने जो रिटर्न बना करके दे दिया है वो निगेटिव में दिया है, क्योंकि मार्केट में सितंबर के बाद लगातार गिरावट चल रही थी, ठीक है। तो इनका सिंस इंसेप्शन रिटर्न से हमें मतलब है, जो कि इन्होंने बना करके दिया है लगभग 19% का 2005 से लेकर के अब तक का। वहीं पर अगर मैं एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं जो कि बिल्कुल एवरेज है, बहुत टॉप 5 में, टॉप 3 में, टॉप 10 में शायद आज के डेट में ना शामिल हो, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर इसे जाना जाता है, मैं बात कर रहा हूं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। और इनका जो इंसेप्शन डेट अगर आप देखेंगे तो ये 2013 का है, अगर आप डायरेक्ट प्लान की बात करते हैं। वहीं पर रेगुलर प्लान की बात करते हैं तो रेगुलर प्लान में ये 2009 से फंड लॉन्च हुआ था, यानी आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो 15 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इस म्यूचुअल फंड को, ठीक है। 15 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और सिंस इंसेप्शन मतलब कि 2009 से लेकर के अब तक जो इन्होंने रिटर्न बना करके दिया हुआ है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, CAGR जो रिटर्न है वो 21% से थोड़ा सा ज़्यादा है, 21% से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि जो माइक्रो कैप का इंडेक्स था वो 2005 से हमें 19% के आसपास का रिटर्न बना करके दे रहा था, वहीं पर एक्टिव कैटेगरी का जो स्मॉल कैप है वो हमें 21% का रिटर्न बना करके दे रहा है। आपको ये भी समझना है कि ये रेगुलर प्लान है, अगर डायरेक्ट होता तो ये 1% से और बढ़ जाता, लगभग 22% का आपको रिटर्न बना करके दे रहा होता। क्यों? क्योंकि जो रेगुलर प्लान में जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो डायरेक्ट प्लान की तुलना में लगभग 1% का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो 1% का ये जो डिफरेंस होगा वो हमारे रिटर्न में जाकर के जुड़ जाएगा अगर हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते। तो इसको अगर डायरेक्ट के तौर पर कंसीडर किया जाए तो मोटा मोटी हम लोग मान सकते हैं कि 22% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न है एसबीआई स्मॉल कैप का, ठीक है। और वहीं पर माइक्रो कैप इंडेक्स का जो रिटर्न है वो है 19% के आसपास का। अब आप दोनों के बीच अंतर समझ पा रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आपके मन में सवाल आएगा कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कशन किया कि जो जितना ज़्यादा स्टॉक वोलेटाइल होगा, जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड वोलेटाइल होगा, उतना हमारे रिटर्न बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। माइक्रो कैप तो ज़्यादा वोलेटाइल है, फिर ये रिटर्न कम क्यों बना करके दे रहा है? आपको ये समझना है कि देखिए, एक्टिव स्मॉल कैप कैटेगरी में होता क्या है कि यहाँ पर फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को पिक करता है जिनमें कैपेबिलिटी होती है, जबकि इंडेक्स की अगर आप बात करें तो वहां पर 250 जो स्टॉक्स हैं, 250 के 250 स्टॉक्स में आपका पैसा जा रहा है। तो 250 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस ओवरऑल जो होगा, जो एवरेज परफॉर्मेंस होगा, वही हमें रिटर्न के तौर पर दिखता है। जबकि एक्टिव स्मॉल कैप में अगर आप बात करें तो 250 स्टॉक्स नहीं होगा, वहां पर इससे कम ही स्टॉक्स होगा जिनमें कैपेबिलिटी होगी, जो कि फंड मैनेजर डायरेक्ट रिसर्च करके, एनालिसिस करके वो चीज़ों को पिक कर रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर एक्टिव कैटेगरी का है तो वो उन्हीं स्टॉक्स को पिक करेंगे जो कि अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहे होंगे। लेकिन जब इंडेक्स की बात आती है तो वहाँ पर 250 के 250 स्टॉक पिक होंगे, और 250 का जो एवरेज परफॉर्मेंस होगा वो हमें रिटर्न के तौर पर दिख रहा होगा। इसी वजह से जो माइक्रो कैप इंडेक्स है उनका जो रिटर्न है वो आपको कम दिखता है एक्टिव स्मॉल कैप की तुलना में। यहां तक क्लियर हो गया? अगर यहां पर माइक्रो कैप में भी अगर एक्टिव माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड लॉन्च हो जाए तो उसका रिटर्न नो डाउट बढ़ सकता है,
लेकिन एक्टिव कैटेगरी का माइक्रो कैप में म्यूचुअल फंड लॉन्च होना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि देखिए, अगर आप बीएससी में देखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सबसे पुराना एक्सचेंज है, उसमें लगभग 5200 कंपनीज लिस्टेड हैं, 5200 कंपनीज। तो शुरुआत की जो 100 कंपनी है वो तो हम लार्ज कैप की तरह कंसीडर कर रहे हैं, 150 जो कंपनी है उसको हम मिड कैप की तरह कंसीडर कर रहे हैं, 250 कंपनी जो है उसको हम लोग स्मॉल कैप की तरह कंसीडर कर रहे हैं, और इसके बियॉन्ड जितने भी कंपनीज हैं वो 5200 सीरियल नंबर तक, वो सब कुछ स्मॉल कैप की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन उसमें भी एक सब सेक्शन बना दिया गया कि हम 250 इन कंपनी को माइक्रो कैप की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यह समझना है कि जो एक्टिव कैटेगरी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो केवल इतने तक ही लिमिट नहीं है उनकी, बल्कि वो 5200 तक जा सकते हैं उन स्टॉक्स में से कैपेबल फंड को सेलेक्ट करने के लिए। तो एक्टिव स्मॉल कैप में जो टोटल कंपनीज हैं उनको टारगेट कर दिया जाता है। यहां पर ये लिमिटेशन नहीं है कि इतने में ही इनको सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये अगर निकाल दिया जाए लार्ज कैप और मिड कैप को, तो बाकी की जितनी कंपनी है वो स्मॉल कैप में ही आती हैं। स्मॉल कैप में सब सेक्शन बना करके 250 कंपनी को माइक्रो कैप कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑलरेडी माइक्रो कैप भी शामिल है, इसी वजह से एक्टिव कैटेगरी का माइक्रो कैप लॉन्च नहीं होता है। आज तक आपने एक्टिव कैटेगरी का माइक्रो कैप लॉन्च होते हुए शायद नहीं देखा होगा, और शायद देखेंगे भी नहीं। और जहां तक माइक्रो कैप का इंडेक्स का बात है, तो वो 250 के 250 स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। और 250 के 250 ऐसे तो होंगे नहीं कि सारे स्टॉक्स अच्छे होंगे, कुछ ही स्टॉक इसमें अच्छे होंगे, कुछ का परफॉर्मेंस बहुत बुरा होगा। इसी वजह से जो रिटर्न मिल रहा है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है एक्टिव स्मॉल कैप की तुलना में। तो अगर फाइनल डिसीजन की हम लोग बात करें तो माइक्रो कैप इंडेक्स जो है वो बेहतर है, लेकिन एक्टिव स्मॉल कैप से बेहतर नहीं है। अगर दोनों में से एक चुनना रहे तो आप एक्टिव स्मॉल कैप को चुन सकते हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।